बस थोड़ा वेट कर। ठीक है, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। 2016 और 2017 आज से, जैसे हमें बता भी रहा था, आज से इन दोनों बैच को मर्ज किया गया है। तो जो भी बच्चे 2017 के हैं, वो सारे बच्चे अब इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। आपको लिंक जिस तरीके से 2017 में क्लास कर रहे थे, लिंक सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा जिस तरीके से आप 2017 में क्लास कर रहे थे। अब 2016 का लिंक मिलेगा। दोनों बैच अब एक साथ चलने वाला है, ठीक है। तो पढ़ क्या रहे थे हम लोग? त्रिभुज, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े थे, और इसमें हमने 6.1, 6.2 और 6.3 के सारे कंसेप्ट देख लिए थे। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज खत्म करके इस चैप्टर को, फिर एपी यानी समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था। आज का जो क्वेश्चन है आपका 6.3 का, वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, बस उसको डिस्कस करके फिर दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है बोला गया है कि इस आकृति में 6.37 में, देखो जब ऐसा लिख देगा ना आकृति 6.37, इसका मतलब आपको फिगर दिया रहेगा एग्जाम में, आपको बनाने की नीड नहीं है। अब बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एसीडी क्या है? सर्वांगशम है। ये सिंबल का मतलब क्या होता है? ये सिंबल का मतलब होता है सर्वांगशम, दो आकृति बिल्कुल एक जैसा, उसकी संगत भुजा भी बराबर होगी, संगत कोण भी बराबर होंगे, सारे संगत पार्ट्स बराबर होंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो ट्रायंगल एबीई और एसीडी दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगशम है, समरूप नहीं, सर्वांगशम। तो दर्शाइए कि एडीई और एबीसी जो त्रिभुज है दोनों, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो। ठीक है, दो सर्वांगशम कोई और त्रिभुज दिया गया, समरूप किसी और को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम खोजते हैं कि फिगर में क्या दे रखा है। गुड हाँ इवनिंग जी सर जी। बताइए। गुड इवनिंग। अब यहाँ पर देखिए कौन से दो त्रिभुज की बात की गई है। पहले ट्रायंगल एबीई की बात की गई है। तो ट्रायंगल एबीई तो हमारा ये वाला है, क्या हम कह सकते हैं? ट्रायंगल एबीई, त्रिभुज एबी ये वाला त्रिभुज है, जिसको मैं हाईलाइट भी करके दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल आपका एबी। अब ये सर्वांगशम किसके दे रखा है, कॉन्ग्रुएंट किसके दे रखा है? ये ट्रायंगल के। देखो अब मैं इधर बना देता हूँ ए सी डी। तो ए सी डी ट्रायंगल इधर है। तो ये दोनों त्रिभुज को आप सेपरेटली सोचिए, अलग अलग करने की कोशिश करो। एक ट्रायंगल आपका ये वाला है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज, स्क्रीन कर दो। क्या बोल रहे हो? कुछ डाउट? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैं इन दोनों त्रिभुज को अगर एक साथ बनाऊं, देखो एक ट्रायंगल है ऐसा, ये कौन सा ट्रायंगल है, नाम बताइए। इस ट्रायंगल का क्या नाम है? ऊपर फिगर में खोजो। ए है, यहाँ ए पर बी बी है आपका, नीचे जी, है आवाज साफ ए। नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। बाकी सभी को आवाज जा रही है क्या? क्लियर? बाकी सभी को जा रही है? यस यस। सर। अमन के नाम, ठीक है, ओके अमन, एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, हो सकता है नेटवर्क इशू हो, ठीक है। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल ए बी है, और एक ट्रायंगल और है आपका ए डी ई, ठीक है। इधर मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो इधर मैंने बनाया ए डी सी। बोल क्या रहा है? दोनों सर्वांगसम है। तो अगर सर्वांगसम है तो दो आकृति अगर सर्वांगसम है तो उनके संगत पार्ट्स बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं सर एई का जो लंबाई होगा वो एडी के बराबर होगा, एडी और एई बराबर होगा। हम ये भी कह सकते हैं सर एबी का जो लंबाई होगा वो एसी के बराबर होगा। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं सर बीई का जो लंबाई होगा वो डीसी के बराबर होगा। मतलब इन दोनों त्रिभुज के भुजाएं भी बराबर होंगे, कोण तो बराबर रहेंगे ही रहेंगे, भुजा भी बराबर रहेगा क्योंकि सर्वांगसम है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ए ई बटा, देखो अगर आप ऐसे लिखोगे ए ई बटा ए डी, ए को मैंने ए डी के साथ दिया, फिर ए डी ऊपर लिख दो, ठीक है। आप ऐसे लिख दो ए डी बटा ए, ठीक है, बराबर ए बी बटा ए सी। अब मुझे बताइए कि अगर ए डी और ए बराबर है, मैं 5 को 5 से डिवाइड करूं कितना मिलेगा? 5 को 5 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? एक। किसी भी संख्या को संख्या से डिवाइड करने पर 1 मिलेगा। मैं कहता हूं x को x से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? x को x से डिवाइड करोगे आपका 1 मिल जाएगा। अब क्योंकि दोनों बराबर थे, अब यहाँ पर आपको पता है AD और AE जो है आपस में बराबर है, फिगर को देखिए AD AE बराबर है, तो ये 1 आएगा। और AB और AC भी आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है, ये भी बराबर है। तो ये दोनों अगर बराबर है तो इसको डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर ये 1 आ जाएगा, ठीक है, रेशियो आपका 1 आएगा। AD को A से डिवाइड करे चाहे AB को AC से डिवाइड करे,
आप रीजन लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि एडी का वैल्यू आपका एई के बराबर है, कॉमा एबी का वैल्यू जो है आपका एसी के बराबर है। तो आपने एक रीजन बता दिया कि एडी एई के बराबर और एबी एसी के बराबर, तो ये आपका रेशियो 1 आएगा। यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हो एडी बटा एबी, ठीक है, एडी के नीचे एबी लिख दिया और ये एई को मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, तो लिख सकते हैं एई बटा एसी। तो हमारा आया एडी बटा एबी बराबर एई बटा एसी। इतना तक क्लियर है सभी को? बताओ हमने कैसे लिखा, क्लियर? हमने ये एई को ऊपर कर दिया और एबी को नीचे कर दिया, ठीक है। तो यहां से हमारा आ गया एडी बटा एबी बराबर एई बटा एसी। अब इस अपने त्रिभुज को देखिए, जो आपका त्रिभुज प्रूफ करना था सिमिलर, तो यहां पर आपका आ गया है कि एडी बटा एबी, ठीक है, ये रेशियो बराबर ये एई आवाज का साफ नहीं आ रही। एसी के साथ। आमन आपके साथ शायद नेटवर्क इशू है, देखो बाकी सभी को बच्चे को जा रही है आवाज, ठीक है, आवाज बिल्कुल क्लियर होगी। नेटवर्क को चेक करो, थोड़ा नेट को ऑन ऑफ करके देखिए, ठीक है, हो सकता है सही हो जाए, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि एडी का रेशियो एबी के साथ और एसी का एई का रेशियो एसी के साथ बिल्कुल बराबर है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज में, अगर मैं एक त्रिभुज एडी को देखूं, ऊपर वाला त्रिभुज देखिए जो छोटा सा है, और एक बड़ा वाला त्रिभुज देखिए एबीसी को देखिए, तो इन दोनों त्रिभुज को आप अगर देखोगे तो अब तक आपने जो प्रूफ किया है वो इतना प्रूफ किया है। देखो इन दोनों त्रिभुज को मैं अलग से बनाऊं, एक त्रिभुज है आपका एडीई, ठीक है, ये सारी चीज आपको एग्जाम में नहीं करना है, बनाना नहीं है, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, बस आपको एनालिसिस करना है ए बी सी, समझो। तो यहाँ पर आपने बोला एडी का रेशियो एबी के साथ, देखो मैंने लिया यहाँ पर एई का रेशियो हमारा एसी के साथ बराबर है। साथ ही साथ जो भी भुजाओं को हमने समानुपाती दिखाया, जिनका अनुपात बराबर दिखाया, उनके बीच का कोण देखिए, यहाँ पर भी एंगल ए और यहाँ पर भी एंगल ए है। हम ये भी कह सकते हैं क्या कि एंगल ए बराबर एंगल ए है, ये कॉमन है? बताइए, कॉमन क्यों वेनिस्ट लिख सकते हो आप? तो दो त्रिभुज जिसको भी आपको समरूप प्रूफ करना था, उसका एक कोण कॉमन और दो भुजा समानुपाती दिख रहा है। इन दोनों त्रिभुज को आप अगर देखोगे तो आपको दिख रहा है दो भुजा समानुपाती और एक कोण कॉमन, मतलब बराबर। तो आप कह सकते हो कौन सा क्रिटेरिया से यहाँ दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? ये दोनों त्रिभुज तो समरूप हो जाएंगे। अब क्रिटेरिया बताइए कौन सा होगा? ट्रायंगल एडीई जो होगा वो समरूप होगा ट्रायंगल एबीसी के। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा कि कौन सा कसौटी आप लगा रहे हो, ये बताइए आप लोग। दो भुजा समानुपाती और उसके बीच का कोण बराबर। तो यहाँ पर एक ऐसा पढ़ा था क्या हम? एस नाइस। तो आप यहाँ पर कह सकते हो साइड एंगल साइड, या भुजा कोण भुजा कसौटी, ठीक है। तो इस कसौटी से कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या होगा आपके? समरूप होगा। और यही आपको प्रूफ करना था कि एडी और एबीसी क्या होगा? समरूप होगा। तो बस इतना आपको लिखना है। मैंने बोला था कि जब भी आपको प्रूफिंग का आएगा आपको बताना होगा कि कसौटी कौन सा यूज कर रहे हो। तो दो भुजा समानुपाती, एक उसके बीच का कोण बराबर, तो एडी और एबीसी बराबर, एडी और एबीसी समरूप हुआ साइड एंगल साइड कसौटी से, भुजा कोण भुजा कसौटी से। क्लियर हुआ ये चीज? बताइए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको डिस्कस किया, आ भी सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, आएगा तो ये 3 या 4 नंबर में आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए इसके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसके आगे जो क्वेश्चन है आपका जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 को लीजिए। सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे, जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तक 13 देखिए। बोला गया एक त्रिभुज एबीसी, इसमें देखो आपको फिगर बना करके नहीं दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में आपके एग्जाम में कोई फिगर नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं गया है आकृति में, ठीक है। तो फिगर बनाइए। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ त्रिभुज बना लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। अब बीसी पर कौन सा बिंदु है? इसके साइड बीसी पर एक कहीं पर भी एक बिंदु डी बना लो, ठीक है, एक बिंदु डी है। अब कुछ इस प्रकार से है कि एंगल एडीसी, तो एंगल एडीसी बनाने के लिए मुझे इसको मिलाना पड़ेगा। तो दिख रहा है ये एंगल एडीसी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एंगल एडीसी, कोण एडीसी जो है वो कोण बीएससी के बराबर है। मतलब एडीसी ये वाला कोण है, ठीक है, ये वाला कोण किसके बराबर है? कोण बीएससी के। तो बीएससी ये वाला पूरा कोण है, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर है।
तो आपको कुछ प्रूफ करना है कि CA का वर्ग जो होगा वो CB इंटू CD के बराबर होगा। CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, बीच में डॉट है, इसका मतलब गुना किया गया है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? डेफिनेटली देखो, इस तरीके कोई भी रिलेशन आपके पास आता है ना, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, या OA बटा OB बराबर OC इंटू OD, ठीक है, इस तरीके से किया था। तो ऐसे कोई भी रिलेशन आपके पास आते हैं तो आपको समरूपता ही दिखाना होगा, ठीक है। दो त्रिभुज का समरूपता लिखिए, उसका भुजा समानुपाती दिखाइए, वहां से आ जाएगा। तो अब सोचिए कि यहाँ पर कौन से दो त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एक आप पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ठीक है, ट्रायंगल जिसका नाम क्या है, ABC या BAC या CAB, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। और उसके बाद आप देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक कोण दिख रहा है, एंगल डी के बारे में कुछ दिया गया है, तो एंगल ADC। तो ये दोनों त्रिभुज को आप अगर देखोगे तो इसमें कुछ आपको कॉमन दिखेगा। जैसे ये देखो, ट्रायंगल ABC मैंने यहाँ बनाया, फिगर को बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नाम सही सही लिखिएगा, आपका आ जाएगा। ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल को मैं नाम दे रहा हूँ ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, और छोटा वाला ट्रायंगल क्या है हमारा, ADC, कुछ ऐसा, ADC। अब यहाँ पर देखिए हम क्या बोल सकते हैं, क्या ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल में एक कोण आपको दिख रहा है कि कौन सी सर यहाँ पर भी है और कौन सी इसमें भी है, दोनों में कॉमन है क्या? बोलिए, इन यस दोनों में सर। कौन सी सेम है? अच्छा, कौन ए भी कॉमन है क्या? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन ए यहाँ भी है और कौन यहाँ भी है, तो ये कॉमन है क्या? देखिए, नहीं ये कॉमन नहीं है। यस सर। देखो यहाँ पर भले आपको दिख रहा है ए, लेकिन इसको देखिए ध्यान से, तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें BAC ये पूरा कोण है, ठीक है, ये पूरा कोण है बड़ा वाला ट्रायंगल में। लेकिन अगर छोटा ट्रायंगल में देखोगे तो एंगल ए जो है वो छोटा सा कोण है, तो ये सेम नहीं है, जबकि कोण सी दोनों ही त्रिभुज में सेम था। आप चाहे ये ट्रायंगल लीजिए, देखो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लो, उसमें भी ये वाला कोण सी आ रहा है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल लो, उसमें भी कोण सी आ रहा है। तो कोण सी तो आपको कॉमन दिख रहा है, लेकिन कोण ए दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा, बस ए नाम कॉमन है। ए कोण बड़ा वाला के लिए पूरा इतना है, और छोटा वाला के लिए बस इतना छोटा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर दोनों कोण बराबर नहीं है, कोण है तो कोण है तो कॉमन नहीं दिख रहा। इसके अलावा कोई कोण है कि दोनों में जो बराबर है, बताइए। क्या सर? क्वेश्चन में देखिए, यहाँ हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि ये दोनों जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, इसमें कोण सी तो मुझे दिख गया दोनों में बराबर, इसके अलावा कोई और कोण है क्या जो दोनों में बराबर हो? कोई और कोण, कोई और एंगल जो बराबर हो? क्वेश्चन में ही दे रखा है, हाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि कोण नो सर। ADC जो होगा, देखो यहाँ पर देखिए, भले ही आपको फिगर से नहीं दिख रहा हो, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको दिखेगा एंगल ADC, मतलब ये वाला कोण जो है, ठीक है, इसको देखिए, कोण ADC ये किसके बराबर है? ये कोण BAC के बराबर है, मतलब BAC यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट लगाता हूँ तो ये डॉट के बराबर, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर मान लो क्रॉस लगाता हूँ तो ये क्रॉस के बराबर। तो आपको ये दोनों त्रिभुज को आप अगर देखोगे तो ABC और ADC में दो कोण आपको बराबर दिख गया क्या? कोण ए जो है कोण डी के बराबर, और कोण सी जो है कोण सी के बराबर। बोलिए, यस सर। दो कोण आपको कॉमन है, और किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण कॉमन है तो उसको हम समरूप कह सकते हैं क्या? एंगल कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि सर नाम कैसे लिखे? तो इन दोनों त्रिभुज का नाम लिखने में क्या दिक्कत है? आप सिंपली बोलिए त्रिभुज सर ABC। एक सेकंड, हाँ बताइए, कुछ डाउट है क्या? सर समांतर है बी अच्छा, BAC। क्या ABC? हाँ बोलो, नाम बताओ, मैं लिख देता हूँ। सर समांतर है BC। अब देखो यहाँ पर आप लोग जो बोलते हो ना समांतर, समांतर नहीं समरूप। समांतर तो दो लाइन होता है, दो लाइन होता है। त्रिभुज की जब बात करें तो समांतर समरूप में अंतर समझिए। समरूप में बोल रहा था वो, ठीक है, समरूप होता है, सिमिलर होता है, पैरेलल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर में बोलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो मैंने ट्रायंगल ABC लिखा, अभी के लिए नाम कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल ABC के साथ मुझे नहीं पता कि कैसे आपका आएगा, तो यहाँ पर ट्रायंगल ADC लिख दिया, ठीक है, ट्रायंगल ADC लिख दिया। अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल में मुझे क्या क्या दिख रहा है। मुझे दिखा सर एंगल A जो है वो किसके बराबर है, या एंगल A की एंगल जगह पर ना, ठीक है, आप यहाँ पर लिखिए
एंगल बी ए सी ये किसके बराबर है? तो ये तो दिख रहा है सर, एंगल बी और सी तो दे रखा है एडीसी के बराबर। क्वेश्चन में जो देखा है उसको लिख दीजिए एडीसी। उसके बाद यहाँ पर बोल सकते हो क्या, एंगल सी दोनों ही में कॉमन है, एंगल सी बराबर एंगल सी, वो ये लिख देना दिया है। ठीक है, तो ये तो दिया गया है। और यहाँ पर लिख दो क्या, एंगल सी बराबर एंगल सी उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये तो कॉमन था। उभयनिष्ठ जब भी लिख रहा हूं मतलब कॉमन दोनों में सेम है। तो दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अब नाम थोड़ा सोचते हैं किस तरीके से लिखे। यहाँ पर देखो आप लिख दोगे ए सी बी, कुछ ऐसे लिख दिया मैंने। तो ए सी बी लिखने में क्या होगा, पहले आपने डॉट लिखा, तो अब देखो डॉट कहाँ पर है, डी के साथ है। ठीक है, तो कोण ए डी के बराबर है। कोण सी के नीचे सी लिखोगे और बी के नीचे क्या लिखोगे, बी आपका देखो यहाँ पर कुछ नहीं खाली, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर। तो ए सी बी और डी सी ए क्या होगा, ट्रायंगल समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी समरूप होगा ट्रायंगल डी सी ए के। तो कुछ तरीके से हमने नाम दिया। क्रिटेरिया क्या बोलोगे, आपको पता है दो कोण आपको कॉमन दिखा था, दो कोण सेम दिखा था, तो एंगल एंगल कसौटी। ठीक है, अब हमें प्रूफ तो ये नहीं करना था कि समरूप है, हमें तो कुछ और प्रूफ करना था। हमने ठीक है, हमने प्रूफ किया कि ट्रायंगल क्या है, समरूप है। अब यहां से आप क्या लिखिए, अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उसके संगत भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजा समानुपातिक होगी। अब यहां पर से अगर मैं एसी को लेता हूं, देखिए यहां से मैंने अगर एसी लिया तो आप उस साइड से क्या लोगे, दूसरे त्रिभुज से क्या लोगे बताइए, एसी बटा डीसी। तो यहां से एसी लिया, उधर से मैंने डीसी लिया, बराबर यहां से मैंने बीसी लिया, इधर से क्या लोगे, सी ए लोगे, यहां से मैंने सी ए लिया, बराबर यहां से मैंने ए बी लिया। देखो मुझे नहीं पता क्या प्रूफ करना है, मुझे जो आदत है जो मैंने बताया था आपको वो मैं लिख देता हूँ, ए बी बटा डी ए। तो मैंने ये तीनों ही भुजा को समानुपाती लिख दिया। ठीक है, ए सी बटा डी सी जो होगा बीसी बटा सी ए के बराबर होगा, वही ए बी बटा डी ए के बराबर होगा। यहां से आपका क्या आ जाएगा, आप देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है, हमेशा ये देखिए प्रूफ क्या करना है, सी ए का वर्ग, सी ए को दो बार गुना करना है और बी सी इंटू सी डी आना चाहिए। देखो वहां पर ए बी और डी ए का कोई बात नहीं किया गया, तो इसकी कोई नीड नहीं है हमें। ठीक है, ए बी और डी ए की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत है नहीं। आप बस इन दोनों को ले लो। ठीक है, इन दोनों को लीजिए। आप कह सकते हो ए सी बटा डी सी बराबर बी सी इंटू सी ए, या सी ए को मैं ए सी भी लिख सकता हूँ क्या, इस सी ए को आप ए सी भी लिख दो, सी ए लिखे चाहे ए सी लिखे बात तो सेम है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी के साथ मल्टीप्लाई होकर देगा ए सी इंटू ए सी, बराबर ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, बी सी इंटू डी सी। ठीक है, अब देखिए यही प्रूफ करना था क्या आपको, ए सी इंटू ए सी आपका दे देगा ए सी का स्क्वायर, और ये आ गया आपका बी सी इंटू डी सी। ठीक है, और बस नाम देख लो किस तरीके से लिखा गया है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इसको अरेंज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप ए सी स्क्वायर लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सर ए सी स्क्वायर को मैं सी ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लाइन ए बी को बी ए भी लिख सकते हो, बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी को आप सी भी लिख सकते हो इंटू, और डी सी को आप सी डी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने प्रूफ किया इस ट्रायंगल को। तो हमने क्या किया, पहले दो त्रिभुज को, एक पूरा ट्रायंगल एबीसी और एक छोटा सा ट्रायंगल एडीसी को एंगल एंगल कसौटी से दोनों को समरूप दिखाया। जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप हो गए उसके बाद हमने भुजाओं को समानुपाती लिखा। भुजा समानुपाती हो गया तो उसमें से कोई देखो तीन रिलेशन हमारा था, तीन भुजा समानुपाती, तो इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया। क्लियर है, तो इसकी भी आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज से जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उतना ही क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, उनमें से ही कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा कोई क्वेश्चन है क्या जो आपको डाउट है इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 6.3 में कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोलिए। ऐसे जितने क्वेश्चन करवाए हैं उतने काफी है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपका चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी से। जैसे मैंने बोला भी था, आप लोग बात बोल रहे थे कि अगला चैप्टर आपका समांतर श्रेणी पढ़ना है, चैप्टर 5 एपी। देखो क्या है समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, जैसे मैं यहां पर बोलूं ना ऐसे कुछ लिखता हूं, ये समझो
अगर मैं यहाँ पर एक लाल गेंद बनाता हूँ, ठीक है, समझिए, अगर मैं यहाँ पर एक लाल गेंद बनाता हूँ, फिर मैंने एक ग्रीन गेंद बनाया, फिर मैंने एक रेड गेंद बनाया, फिर मैं एक ग्रीन गेंद बनाता हूँ, उसके बाद मैं फिर एक रेड बनाता हूँ। अब मैं पूछूं कि यहाँ पर कौन सा कलर का बॉल आएगा, आप क्या बोलोगे? ग्रीन। अब आपको पता सर एक पैटर्न बन रहा है, रेड ग्रीन, तो इसके बाद यहाँ पर जो आएगा वो ग्रीन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्रीन आ जाएगा, मतलब एक पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने आंसर दे दिया। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स में बहुत सारे के पैटर्न चलते हैं, ठीक है, बहुत तरह के पैटर्न है। अब यहाँ पर अगर कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा हो कि सभी नंबर में, जैसे कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं कोई सीरीज लिखा, मैं लिखा 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11। अब मैं पूछूं कि अगला नंबर क्या आएगा, आप क्या बोलोगे? बोलिए। 14। अब आपको पता चल गया कि सर यहाँ पर 2 में जब 3 जोड़ा था तो हमारा अगला संख्या आ गया था, 5 में जब 3 जोड़ा तो अगला संख्या आ गया, 8 में जब 3 जोड़ा तो अगला संख्या आ गया। तो यहाँ पर 11 के बाद प्लस का 3 कर देंगे तो अगला संख्या आ जाएगा, तो 11 प्लस 3 करने पर 14 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला संख्या क्या आएगा बताइए? फिर 3 करोगे आपको उसे 17 आ जाएगा। तो ये जो सीरीज आपको दिख रहा है, जो नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं, इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में समांतर श्रेणी को एपी लिखेंगे कई बार, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या हो गया? समांतर श्रेणी बनता कैसे? हर एक नंबर में एक कांस्टेंट फिक्स नंबर को ऐड कर करके मिलता है, ठीक है। तो पहला वाला नंबर को छोड़कर, पहले तो ठीक है मैंने 2 लिख दिया, उसके 2 में 3 जोड़ा तो 5 मिल गया, 5 में 3 जोड़ा 8 मिल गया, 8 में 3 जोड़ा 11 मिला, 11 में 3 जोड़ा 14 मिला, ठीक है। इस तरीके से आप बढ़ते जा सकते हो। तो ऐसे सीरीज को जिसमें हर 2 पदों के बीच का अंतर सेम रहे, उसको हम एपी कहते हैं। जैसे कि मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर 5, यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा 13, यहाँ लिखा 15। अब मुझे बताइए क्या यह एपी है या नहीं है? बताइए। नो सर। नो सर। एपी नहीं है, तो आप नो कैसे सर। चेक करोगे? आप देखोगे सर इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 8 में से 5 घटाइएगा तो आपको दिख जाएगा सर 2, 3 सॉरी, 8 में से 5 घटाओगे 3 मिल गया। यहाँ पर आपका 10 में से 8 घटाने पर कितना मिलता है बताइए, यहाँ पर डिफरेंस कितना आता है? 2। 2। तो आपको देखा सर यहाँ 2। पर डिफरेंस 3 है और यहाँ पर डिफरेंस 2 है, तो अंतर सेम नहीं है, ठीक है। तो अंतर सेम नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे सर? ये एपी में नहीं है, ठीक है, ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी, ठीक है, एपी नहीं है। तो इस वाले सीरीज को एपी नहीं बोलेंगे। तो अगर कभी आपको जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है वही होता है कि चेक करिए कि एपी है कि नहीं है, तो एपी चेक करने के लिए क्या बोलेंगे? सर सभी पदों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए, ठीक है, सभी पदों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए। तो अगर मैं कोई एपी लिखता हूँ यहाँ पर, मान लो ऐसा लिख दिया 3, 5, 7, 9, 11, 13, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है ए, ए का वैल्यू क्या? ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद, ठीक है। ए क्या होता है? प्रथम, 2। जिसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। नहीं, यहाँ पर प्रथम पद में पूछ रहा हूँ, पहला टर्म, इसमें जो भी नंबर लिखे हैं ना वो सारे टर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी नंबर है सबको टर्म कहते हैं, सबको पद कहते हैं। तो पहला पद कौन सा है? पहला पद आपका 3 है। तो अगर कोई आपसे पूछे ए, हाँ 3 होगा, तो ए का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डी का वैल्यू क्या होगा, डी कहने का मतलब होता है सारवंतर, ये समझिए, 2। सारवंतर कहने का मतलब, ठीक है। सारवंतर कैसा निकलता है? कोई भी बाद वाले पद में से जस्ट उसके पहले वाले पद को घटा दीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ A2 माइनस A1। हाँ, या तो A2 माइनस A1 करिए या फिर A4 माइनस A3 कीजिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर सेकंड पद में से, दूसरे पद में से सर पहला पद को घटा दीजिए, तो 5 में से 3 घटाओगे तो आपको कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, ठीक है। आप कहीं से भी घटा कर देख लीजिए, 13 में से 11 घटाओगे तो आपको 2 मिल जाएगा, 9 में से 7 घटाओगे आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे एपी लिखूं, मैंने लिखा 10, 8, 6, 4, इस तरीके से। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर वैल्यू क्या है? डी, 10। नहीं डी पूछ रहा हूँ। 4। 2 है जी। -2। देखो यहाँ पर क्या करोगे सर, डी का वैल्यू क्या होता है? बाद वाले में से पहले टर्म को घटाइए, तो यहाँ पर 8 में से 10 को घटाइएगा, ठीक है। तो 8 में से 10 घटाने पर -2। माइनस का 2। तो यहाँ पर कोई आपसे पूछे कि सारवंतर क्या होगा, तो माइनस का 2 होगा। अगर आप डी बराबर 2 लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और डी बराबर 2 एक ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो डी बराबर 2 नहीं होगा, डी बराबर माइनस का 2 होगा, क्योंकि आपको पता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, या तो तीसरा पद में से दूसरा पद, मतलब कोई भी 2 लगातार पद लेंगे, बाद वाला में से पहला वाला घटा दीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, चौथा पद में से तीसरा घटाऊं,
दूसरा में से पहला घटाऊं, तीसरा में से दूसरा घटाऊं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? 10 ए का वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए का वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 10 है। मुझे बताइए, मैं आपसे एक ऐसा लिख रहा हूँ, ये एपी में है क्या? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, या पहले तो ये लिख बताओ। मैं लिख रहा हूँ 3, 5, 7, 9, ये एपी में है क्या? यस सर। यस सर। बिल्कुल एपी में है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना, 7 में से 5 घटाया 2 दिखा, यहाँ पर डिफरेंस कितना, 9 में से 7 घटाया 2 दिखा। तो हम कहेंगे सर बिल्कुल ये एपी में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये एपी में है क्या? 11 का स्क्वायर। नहीं, आप यस सर। नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि एपी में है या नहीं है। यस सर। यस सर। बाकी सारे लोग बताइए। देखो 3 नो स्क्वायर सर। क्या होता है? चलो 3 स्क्वायर का नो सर। क्या होता है? नो। 3 स्क्वायर कहने का मतलब 3 गुना 3, ठीक है। 3 गुना 3 यानी या 9 आ जाएगा। तो कहेंगे सर ये पहला जो पद है वो 9 है। 5 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 25। 5 गुना 5 25, तो यहाँ पर आ गया 25। और 7 स्क्वायर कहने का मतलब क्या? 7 गुना 7 49। और 9 स्क्वायर कहने का मतलब 81। अब यहाँ पर आप चेक करिए कि क्या ये एपी में है। अब ये एपी में है। आप देखोगे सर यहाँ पर 25 में से 9 घटाने पर 16 मिलेगा, और 49 में से 25 घटाने पर कितना मिलेगा? बोलिए 24 मिल जाएगा। तो आपको पता है ये जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, सभी पदों के बीच का अंतर सेम नहीं है, ठीक है। तो पदों के बीच का अंतर सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता तो कहिएगा एपी में नहीं, ठीक है। समझ गए? बस 3, 5, 7, 9 देखने से काम नहीं चलेगा ना, उसका वर्ग भी तो किया गया है, तो वर्ग करिएगा उसके बाद डिसाइड करिएगा, ठीक है। सर इसको कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बस बोल दीजिएगा एपी में नहीं है। आपसे ये पूछेगा ना कि एपी में है या कि नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा, आपके 1 नंबर में आएगा। देखो क्वेश्चन जब आएगा ना, तो बस आपको पहचानने के लिए आएगा, 4 ऑप्शन लिख देगा, 4 ऑप्शन में पहचानना होगा कौन सा एपी में है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर होगा भी, एक सेकंड रुको, मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम। बताइए इनमें से कौन सा एपी है, चेक करना है आपको। दिख रहा है ना क्लियर ऑप्शंस? बी। बी होगा एपी में। यस तो सर। यहाँ पर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 5 में से 2 घटाने पर कितना मिलेगा? 5 में से 2 घटाने पर 3 मिल जाएगा, ठीक है। 7 में से 5 घटाने पर आपको 2 मिल जाएगा, तो डिफरेंस अलग अलग आ गया, तो कहेंगे सर ये एपी नहीं है हमारा। बी को देखिए, तो 5 में से 2 घटाने पर आपको 3 मिलेगा, 8 में से 5 घटाने पर भी आपको 3 मिलेगा, 11 में से भी 8 घटाने पर आपको 3 मिलेगा। तो सभी पदों के बीच का अंतर सेम है, तो कहेंगे सर बी हमारा एपी हो जाएगा। बाकी चेक करने की नीड नहीं है, लेकिन चेक कर लो। 8 में से 2 घटाओगे 5 मिलेगा, 13 में से 8 घटाने पर भी 5 मिलेगा, लेकिन 17 में से 13 घटाने पर 4 मिल जाएगा, तो ये हमारा एपी नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन सी को देखिए, 3 में से 1 घटाने पर कितना मिलेगा? 2। 1 में से -1 घटाने पर कितना मिलेगा? बोलिए। यहाँ पर आप क्या करोगे? 1 माइनस -1, तो यहाँ पर आपका 1 + 1 आ गया, तो ये भी 2 आ रहा है, तो कहेंगे सर ये भी तो 2 ही आया, लेकिन इसको घटा कर देखिए -1 -2, तो -1 -2 करोगे तो यहाँ पर माइनस का 3 आ गया, तो ये डिफरेंस जो है -3 का आ रहा है। तो कहेंगे सर यहाँ पर जो डिफरेंस है अलग अलग है, अंतर जो है अलग अलग है, इसलिए ये भी हमारा एपी में नहीं होगा। तो समझ में, इसमें कुछ लिखने की नीड नहीं है, आप सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपको चेक करने के लिए, हो सकता है डेसिमल में है, हो सकता है आपका फ्रैक्शंस में है। चलिए, तो ये तो हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका एक कंसेप्ट होता है, जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एपी बना कैसे, ये समझो। मैं यहाँ पर कोई भी एक एपी लिख दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 5, 7, 9, 11, इस तरीके से आगे चलते रहेगा अनंत तक। 17। तो इस, ठीक है, आगे मैंने लिख रहा, बस इतना तक लिख के छोड़ दिया, 2 2 जोड़ रहा हूँ, 3 2 5 2 7 2 9 11, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला टर्म है ए है, ठीक है। 5 कैसे मिला? 5 में सर इसमें अगर मैं डी को जोड़ दूं,
3 जैसे डी यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं डी कितना है, डी क्या, माइक बंद कर सर लो, 2। किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, पीयूष भंडारी 2 माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर डी का वैल्यू जो है आपका 5 में से 3 घटाओगे आपको 2 मिल गया, ठीक है, डी का वैल्यू 2 है आपका। तो ये 5 आया कैसे, 3 में से आपने 3 में आपने 2 जोड़ा होगा, जैसे ये समझो ये तो ठीक है हमारा 3 था ही सर, 5 कैसे मिला, 3 में 2 जोड़ा, 7 कैसे मिला होगा, 7 जो मिला होगा 3 + 2 जो 5 है उसमें फिर से 2 जोड़ दिया, ठीक है। 9 कैसे मिला होगा, 9 मिला होगा 3 + 2 में फिर से आपने 2 जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सर, यहाँ पर ये क्या है हमारा ए है, ये क्या हमारा ए प्लस डी है, मतलब ए में डी जोड़ा, ये क्या हमारा ए में कितने बार डी जोड़ा, देखो 2 बार डी आपने जोड़ा, 2D जोड़ा, ठीक है। और ये क्या आपका ए प्लस 3D, 3 बार आपने 2 को जोड़ा, मतलब 3 बार आपने डी को जोड़ा, तो ए प्लस 3D। तो कोई भी एक एपी जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, आपका सर पहला टर्म आपका ए होता है, उसके बाद जो टर्म होता है ए प्लस डी होता है, उसके बाद वाला टर्म होता है ए प्लस 2D होता है, उसके बाद ए प्लस 3D होता है, इसके बाद ए प्लस क्या होगा मुझे बताओ, इसके बाद का टर्म क्या होगा, A plus 4D। नाइस। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए प्लस 3D के बाद जो आएगा ए प्लस 4D आएगा, और इस तरीके से आगे चलते रहेगा ए प्लस 5D ए प्लस 6D। अब यहाँ से एक चीज ये समझ में आ रहा है, अगर हमने इतना लिखा है, पहला टर्म तो ठीक है हमारा सर ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता है, तीसरा टर्म जब आपने लिखा तो ए प्लस 2D लिखा, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अगर मैं तीसरा टर्म लिख रहा हूँ, अगर मैं पहला टर्म लिख रहा हूँ तो पहले टर्म को A1 लिखते हैं, दूसरे टर्म को A2 लिखते हैं, तीसरे टर्म को A3 लिखते हैं, चौथे टर्म को A4 लिखते हैं, पांचवें टर्म को A5 लिखते हैं, ठीक है। अब मैं जब A5 लिख रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझिए कि A गुना 5 है, नहीं, वो 5 से गुना नहीं है, वो बस लिखने का तरीका है, A5 मतलब 5वां टर्म। तो यहां समझिए, अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है हमारा A3 है, तीसरा टर्म है। तो तीसरा टर्म जब आपने लिखा तो आपने क्या बोला, A प्लस 2D लिखा, ठीक है। जब आप देखो, आपको लिखना था चौथा टर्म A4, तो A4 जब लिखना था आपको तो आपने क्या लिखा, A प्लस 3D लिखा। तो आप कुछ नोटिस कर रहे हो क्या, कि जब यहाँ पर सर 3 था तो यहाँ पर एक कम 2 था, जब यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर एक कम 3 था, एक कम हो रहा है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि ये A प्लस 4D, इसका मतलब क्या रहा है, 5वां टर्म, A5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपने बोला सर A5 मतलब 5वां टर्म क्या आएगा, A प्लस 5 से एक कम कर दीजिए, मतलब 4 बार डी जोड़िए। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि A10 का वैल्यू क्या होगा, आप क्या बोलिएगा, सोचो। सर A plus 9D। नाइस। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर A10 जब पूछ रहे हो, 10वां पद पूछ रहे हो, तो 9 बार डी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 बार डी जोड़ने का मतलब क्या हो गया, A प्लस 9D, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि A20 का वैल्यू क्या होगा, अब आप में से बहुत सारे बच्चे बता दोगे 19D, ए आएगा A plus प्लस 20 में से एक कम करिए तो यहाँ पर आएगा 19D, ठीक है। 19D। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला निकलता है, ठीक है सर, हमने 10वां पद, 20वां पद, 5वां पद, चौथा पद निकाला। अगर हमसे पूछता है 100वां पद, 1000वां पद, 20वां पद, 18वां पद, तो उसके लिए एक जनरल सा फॉर्मूला लिखते हैं AN। AN लिखने का मतलब किसी भी AP का nवां पद निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 5वां पद, 8वां पद, तो nवां पद क्या होगा, A प्लस, आपने देखा हर बार कि जब चौथा पद था तो एक कम किया 3 किया, जब 5वां पद था तो 4 किया, 5 में से एक घटाया, 10वां पद था 10 में से एक घटाया तो 9 मिल गया, जब 20वां पद की बात की तो 20 में से एक घटाया, 20 माइनस 1 किया, तो n में से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आएगा। तो यहाँ बोलोगे सर AN का वैल्यू कितना हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1D। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बस इस तरीके से एनालिसिस करके आपका आ सकता है कि अगर सर हमसे पूछ रहा है nवां पद, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर n माइनस 1 होगा, ठीक है, एक कम होगा। एक कम करने का मतलब क्या, एक घटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर से एक फॉर्मूला आपका निकलता है, किसी भी AP का, किसी भी AP का A क्या है, अगर फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, ठीक है। D क्या है, D आपका सार्वंतर है, ये आपको लिख कर नहीं देगा, आपको समझ जाना है हमेशा, जब भी D लिख दे सार्वंतर, जब भी लिख दे A मतलब प्रथम पद। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि nवां पद बताइए, तो AN का फॉर्मूला क्या बोलोगे, A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ A100, बताइए आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ पर, A100 कितना होगा, A प्लस 100 माइनस 1
ये लिखेंगे नहीं बार बार, 99 डायरेक्ट लिखेंगे सर। हमें अगर बोलते हैं ना कि अगर ए 100 बताइए, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ए प्लस 99 डी, ठीक है, एक कम कर देंगे, ठीक है। अब ए का वैल्यू और डी का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम कोई भी पद बता सकते हैं, है कि नहीं। तो अब चाहिए क्या हमें, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू। चलिए तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन सबसे सिंपल सा, किसी भी ए के पी का, मैं के पी लिख देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 5। नहीं दिख रही सर जी। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, 8, 11, यहाँ पर लिख दिया 14। मैं पूछ रहा हूँ इस एपी का मुझे 11वां पद बताइए, क्या लिखोगे? 11वां पद, इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, ये 11 पूछ रहा है, तो ये 11 बताइए कितना होगा। ए एन माइनस 10 ब्रैकेट डी फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद। ए का वैल्यू डालो, डी का वैल्यू डालो। 3। 3 आ रहा है। 3 कैसे आएगा? 3 तो नहीं आएगा, जैसे समझो यहाँ पर। अगर चलो मुझे बताओ कि यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, ए का मतलब क्या, पहला 5, ठीक है, इतना तो सही बताए। अब डी का वैल्यू कितना है, माइनस वो 3। 3, ठीक है। आपने डी बताया था क्या, डी का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। 8 में से 5 घटाओगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे, तो 8 में से 5 घटाने पर आपको 3 मिल जाएगा। 8 में से 5 घटाया सर 3 मिल गया। ए और डी हमने निकाल दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए 11, तो ए 11 के लिए आप पहले फॉर्मूला लिख दो। आपके एग्जाम में अगर 2-3 नंबर का आता है तो लिख देना फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, बस फॉर्मूला लिख दीजिएगा एक बार। अब यहाँ से बोलेंगे सर निकालना क्या है, ए 11, तो 11 लिखने का मतलब ए प्लस 11 माइनस 1, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 डी, ठीक है। तो 11 लिख रहा था तो यहाँ पर ए प्लस 10 डी बोलोगे। फॉर्मूला वैल्यू पुट करिए, ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू आपका 5 है, यहाँ पर देखो दे रखा है, और प्लस 10 इंटू डी, 10 इंटू डी का वैल्यू 3, इसको कितना आ रहा है, पहले 5 लिखिए, प्लस 10 को 3 से पहले गुना करेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग, 10 या 30, और 30 में 5 जोड़ेंगे सर 35 आ जाएगा। क्लियर है, बताइए, समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन दो आपसे, ऐसा क्वेश्चन आगे कर लोगे ना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, यस सर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन इसको आप आंसर आप लोग करोगे ये वाला, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 11, इस एपी का बोल रहा है कि आप मुझे 16वां पद बताइए। यस सर। चलिए बताइए, यस में लिखना है, अब बताइए मुझे आंसर कितना होगा। 16th टर्म, इस एपी का 16वां पद क्या होगा? फाइनल आंसर बताइए। जी मैं आंसर कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हो सकता है कि एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दे आपके लिए, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में 4 ऑप्शन दे। सर जी 33 है आंसर। 33 आंसर है, तो एक जो आंसर आया वो 33 आया, ठीक है। देखते हैं 33 है, 33 है, 35 है, रितिन का आंसर 35। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर ए का वैल्यू कितना है मुझे बताते चलो, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म कितना है, बताना 3, फिर। फर्स्ट टर्म आपका 3 है। अब डी का वैल्यू क्या है, 4 1 2। कितना है, 2 है, 5 में से 3 घटाया तो आपको पता है 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ गया, तो डी का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ से आप बोलो सर पूछा क्या गया, 16वां पद, तो 16वां पद में क्या लिखेंगे, ए प्लस कितने बार डी जोड़े, 15 डी, ठीक है। आपसे बोल रहा है 16वां पद, तो 16वां पद में बोलेंगे सर 15 डी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू आपका 3 है, 3 लिख दिया, प्लस 15 लिख दिया, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपका 2 है, तो 2 लिख दिया। 2। तो यहाँ पर आपका आ गया 3 प्लस 15 गुना 2 30, ठीक है। 30 में 30 जोड़ेंगे, आपका 33 आ गया आंसर, ठीक है, 33 आ गया। क्लियर, आ गया ना? क्वेश्चन आपके लिए फिर से है, बोला गया है कि एक एपी का मुझे 35वां टर्म बताइए। एपी कुछ ऐसा है,
20, 17, 14, 11। देखो ये एपी घटते क्रम में दिख रहा है, तो एपी घटते क्रम में भी हो सकता है, ठीक है, नंबर घटते जा रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है कि अब 35वां पद बताइए। मतलब आपसे पूछ रहा है 835 वैल्यू बताइए। इतना तो आप लिख दोगे, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, ए डी लिखिए, उसके बाद सॉल्व करिए। जब भी कोई एपी घटते क्रम में रहेगा तो वहां पर डी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, घटते क्रम में तो डी आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आप अगर सॉल्व करोगे, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, बस ए का वैल्यू लिख रहा हूँ, कितना ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा, पहला पद 20 होगा आपका। 122 आंसर है। कितना आ रहा है आंसर? 122। 122। सभी का 122 है। डी का वैल्यू कितना लिए हो? डी का वैल्यू कितना लिए हो? -3 चलो -3 लिए हो, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या होगा सर? 17 में से 20 घटाएंगे, तो 17 में से 20 घटाएंगे तो आपको -3 मिलेगा, ठीक है। 17 में से 20 घटाए -3 मिला है, तो ए का वैल्यू 20, डी का वैल्यू -3। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे? सर निकालना है 835। तो जब 835 निकालना तो ए प्लस क्या लिखे बताइए? ए प्लस 34 डी, ठीक है। अब ए का वैल्यू आपको पता है सर 20 है, 20 लिख दिया, प्लस का साइन प्लस लगा दिया, 34 की जगह 34 लिखा। डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू -3, ठीक है, डी का वैल्यू -3। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए। 20, ये आपको पता सर एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर है, प्लस माइनस गुना होकर के माइनस बनेगा। 34 में 3 से गुना करिए, 4 तिया 12 का 2 हासिल है, 3 तिया 9, 1 10। तो 102 आ रहा है ना, इन दोनों को जोड़ दिए क्या आप लोग? इसको जोड़ कैसे सकते हैं? 20 में से 102 घटाना है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 3 में से 5 घटाइए तो आपका आंसर -2 आता है ना, इसको जोड़ते थोड़ी है, ठीक है। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाइए, ठीक है। तो आपको पता सर 102 में से 20 घटा दीजिए, 102 में से 20 घटाइए, तो 102 में से 20 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 2, यहाँ पर 8, 82 मिल रहा है, ठीक है। तो ये 82 मिल जाएगा, लेकिन 20 में से 102 घटाएंगे तो -82 आ जाएगा, तो ये -82 आएगा। समझ में आ रहा है? बड़ा वाला नंबर का साइन लगेगा। क्लियर हुआ? और ऐसा क्वेश्चन करे क्या? बोलो। यस सर। यस चलो, सर। एक क्वेश्चन में देता हूँ आपके एनसीईआरटी बुक से। एक सेकंड। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सर जी पहला वाला करना है। हाँ जी, पहला वाला करना है। ऑप्शन नहीं भी रहेगा तो भी आप करिए, ठीक है। ऑप्शन से कोई ज्यादा जरूरत है नहीं कि ऑप्शन नहीं रहेगा तभी करेंगे। आप 10, 7, 4 का 30वां पद पूछा जा रहा है कि एपी दिखा गया है, जैसे एपी में लिख रहा हूं यहाँ पर 10, 7, 4, ऐसे डॉट डॉट कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है इसका 30वां पद बताइए, मतलब 830 आपसे पूछ रहा है। -97, 77 या -77 या इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो बताओ। हो सकता है इसके अलावा कुछ आया आपका, तो वो भी बताइए। 97 आज 97 आएगा। अच्छा देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझिए, ये 10 है, 7 है, 4 है, घटते जा रहा है ना, घटते जा रहा है कि नहीं घटते जा रहा है? थोड़ी देर बाद ये 0 हो जाएगा, उसके बाद आगे जाकर वो नेगेटिव नंबर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 30वां पद बोला गया। 10, 7, 4 के बाद आप बोलोगे सर 3 और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर नेगेटिव आने लगेगा, ठीक है। तो नेगेटिव आएगा ना आंसर इसका, जो भी होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए। देखो आप छोटा मोटा कैलकुलेशन गलती मत करिए। यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, ए का वैल्यू क्या है? तो फर्स्ट टर्म आपका दिखेगा पहला पद 10। डी का वैल्यू कितना लेंगे? तो डी का वैल्यू 7 में से 10 घटाएंगे, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाया, 10 7 में से 10 घटाया तो आपका -3 मिल रहा है। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर पूछा जा रहा है 830, ठीक है। 830 कहने का मतलब क्या? ए प्लस, मुझे बताओ कितने बार डी को जोड़े?
30वां पद में क्या आएगा 29, एक कम, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 29 डी, ठीक है, 29 डी। अब यहाँ पर ए का वैल्यू कितना डालेंगे सर, ए का वैल्यू 10 है, 29 की जगह 29 डालेंगे। डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 3 डाल देते हो तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। डी का वैल्यू -3 है, यहाँ पर -3 लिखना होगा, ठीक है, ये -3 लिख दिया। एक सेकंड, यहाँ पर लिख दिया -3। अब यहाँ पर 10 तो 10 रहेगा। अब ये नंबर देखिए प्लस का है और ये नंबर माइनस का है, तो 29 को -3 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस बनेगा। 29 इंटू 3 कितना होता है, 3 से गुना करिए, 9 27 का 7, 87, ठीक है, तो यहाँ पर 87 आ गया। तो आपका आंसर भी 87 नहीं आएगा, 10 में से 87 घटाना भी तो है। अगर मैं 87 में से 10 घटा दूं, 87 में से 10 घटा दूं तो आपको 77 मिलेगा, तो यहाँ पर 77 लिख दिया। लेकिन आपको पता है कि सर एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर आप घटा रहे हो, ठीक है, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो बड़ा वाला का साइन लगेगा या फिर नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है, तो माइनस का 77 हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। हाँ, आंसर क्या लिख रहे हो, आंसर सर जी नेगेटिव में, हमेशा कहाँ नेगेटिव में आ रहा है साहिल, अगर आपका वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, हमेशा ऐसा कुछ बनाम लेना हमेशा नेगेटिव में आएगा, ऐसा मैंने कभी बोला क्या नेगेटिव में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर बोल रहा हूँ कि अगर मैं सीरीज ऐसे लिख देता, मैं एपी ऐसे लिख दूं 4 7 10, ठीक है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे 30वां पद बताइए। सर जी बताइए। 77। हाँ जी बोलिए विपिन, क्या कह रहे हो, कुछ बोल रहे हो। यस सर, सर हाँ, जी बोलिए। आंसर है सर आंसर क्या है, 97। आंसर 97 है, बुक में 97 दिया हुआ है, काट लीजिएगा 97 दिया है तो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर -77 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर बताओ, इसका आंसर बताओ, 4 7 10, 30वां पद बताइए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपको ये दिख गया कि नेगेटिव नहीं होता है हमेशा, क्योंकि आपने ये पूछ लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, ए का वैल्यू क्या है, आपका ए का वैल्यू 4 है, पहला पद आपका 4 है, डी का वैल्यू कितना होगा बोलो, 7 में से 4 घटाओगे कितना मिल जाएगा, 3 मिल गया, 7 में से 4 घटाने पर 3 मिल गया। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है 30वां पद, तो 830, तो 830 लिखने का मतलब a प्लस 29 डी, ठीक है। अब a का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा, अब इस पहला पद आपका 4 है, अब 29 इंटू 3, तो ये 4 रहेगा, और 29 को 3 से भी गुना किया था तो 87 आया था, ठीक है, 87 में 4 जोड़िए कितना आ रहा है, 91 आ रहा है ना आंसर, ठीक है। बताओ साहिल समझ में आया, इस बार नेगेटिव आया क्या, इस बार नेगेटिव आया, तो हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस तरीके से डेटा दे रखा है, ठीक है। चलिए, इसके पहले क्वेश्चन था आपके किताब में ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, इस एपी का 11वां पद बताइए। अब एपी हो सकता है कि आपको फ्रैक्शन में दे, हो सकता है डेसिमल में दे, किसी तरीके का एपी दे सकता है, ठीक है। इस एपी का 11वां पद हमें चाहिए, यहां पर लिखा है -1/2, ठीक है। तो एपी कैसे लिखा गया है, समांतर नहीं कैसे लिखा गया है, पहला पद है -3, उसके बाद का पद जो है -1/2, उसके बाद है 2, और यहाँ पर ऐसे करके डॉट लगाकर बोल रहा है 11वां पद बताइए, ठीक है। हमें पता है फॉर्मूला, तो हम लिख देंगे a + 10d। अब चाहिए a और d का वैल्यू, a का वैल्यू भी दिख रहा है -3 है, ठीक है, a का वैल्यू कितना -3, तो d निकालिए, ठीक है, तो d कैसे निकालेंगे, देखो बेटर ये है, हमें पता है सर d निकालने के लिए दूसरा में से पहला पद घटा सकते हैं, चाहे तीसरा में से भी दूसरा पद घटा सकते हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर d जो होगा मैं से 2 में से -1/2 को घटाऊं, ठीक है, तो मैंने लिखा 2 माइनस -1/2, क्योंकि पहला तीसरा पद है 2, दूसरा पद है -1/2, तो 2 में से -1/2 घटा रहे हैं, ठीक है, 2 में से 1/2 मत घटाइएगा, यहाँ पर 2 माइनस -1/2। अब 2 बार अगर माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 + 1/2, माइनस माइनस आपका प्लस बन गया, ये माइनस माइनस टकराया प्लस बन गया आपका, ठीक है। अभी 2 + 1/2 जोड़िए कितना मिल जाएगा,
ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1, यानी आ गया आपका 5/2। तो हमारा डी जो आया, देखिए सर पॉजिटिव आ रहा है, नंबर देखो ऊपर नेगेटिव है, लेकिन आपका जो डिफरेंस आ रहा है, सारवंतर आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है, 5/2 आ रहा है। अब यहाँ पर से आप फार्मूला में वैल्यू पुट करिए, आपका पता है फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन। देखो अगर आपके एग्जाम में 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे, तो फार्मूला एक बार जरूर लिख देना, ठीक है। अगर 1 नंबर वाला आएगा तो लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन 3-4 नंबर वाले में लिखना होगा आप, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो आपसे पूछ रहा है ए 11, तो 11वां पद बताइए, ए प्लस 11 माइनस 1 यानी 10 डी। वैल्यू पुट करके कितना आ रहा है, ए का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ लिख दिया -3 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपका 5/2, अभी निकाला था 5/2। पहले गुना करिए, तो गुना करोगे आप तो 2 से कटेगा 10 5 बार में, 5 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आपका आ गया -10 प्लस 25। अभी आंसर आप लोग बताओ कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, माइनस का 28 आ रहा है, 21 आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, 22 आ रहा है, -22 आ रहा है, सोचिए बताइए क्या आ रहा है। 22। देखो आप कहोगे सर एक नंबर आपका नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, एक ऋणात्मक धनात्मक, तो अगर एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव हो जाता है तो आंसर आपका घटा करके मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली कि घटाएंगे यहाँ पर नंबर को, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 आ गया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सर प्लस का साइन दे कि माइनस का साइन दे, तो जोड़ घटाओ जब भी आप कर रहे हो तो साइन आपका बड़ा वाला नंबर का आएगा, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन है, 25 बड़ा है, तो 25 के बाएं तरफ जो नंबर है पॉजिटिव है 25, तो 25 के आगे वाला नंबर आएगा प्लस का, और प्लस का साइन है, इसका मतलब लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हम सीधे बोल देंगे सर आंसर क्या आएगा, आपका 22 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर सीधे 22 आ जाएगा, तो 11वां पद 22 होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, बताइए। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पिछले क्वेश्चन का आंसर -77। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला 2 का 1, ये जो मैंने दिया था। इस क्वेश्चन का तो आंसर ऑप्शन सी आया था ना, इस क्वेश्चन का तो सी आया था, ठीक है। चलिए सर इससे अगले वाले का, इसके अगले वाला का ये शायद मैंने लिखा था ना, ये एक सेकंड, ये वाला का आंसर 91, देख लो इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, a प्लस n माइनस 1 डी किया, फॉर्मूला से वैल्यू आ गया। अगले में डाउट है, कौन से क्वेश्चन है बताओ, इसमें डाउट है? इससे अगला सर। ये वाला जो अभी करवाया, यस सर। इसमें क्या डाउट हो गया बताओ? सर ये 5/2 आया तो आया कैसे? ये 5/2 कैसे आया, ये बड़ा समस्या आ गया ना। चलो ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले मुझे बताओ कि इतना तो पता है कि डी जो होता है सारवंतर जो होता है, मैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाऊं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने एक सीरीज लिखा 2 5 8 11, ठीक है, मैं डी चाहूं तो यहां से निकाल सकता हूं, 3 आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहूं तो डी यहां से भी निकाल सकता हूं क्या, 11 में से 8 घटा करके, बताओ विपिन। सर 3। हाँ 3 आएगा, कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई भी बाद वाले टर्म में से जस्ट उसके पहले वाले टर्म को घटाएंगे, डी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका एपी था वो लिखा था -3 - 1/2 2, ठीक है। तो मैं इस टर्म में से इस टर्म को घटाऊं, मान लो तीसरा पद में से मैं ऐसा डी लिख सकता हूं क्या सर, तीसरे पद में से मैं दूसरे पद को घटा दूं तो डी आ जाएगा। इतना क्लियर है? यस सर। अब तीसरा पद क्या है बताओ, थर्ड टर्म मैं पूछ रहा हूं, माइक ऑन रखो और बोलो। तीसरा पद, तीसरा पद सर 2 है। 2 है, और दूसरा पद क्या है सर -1/2। -1/2 है। अब 2 में से -1/2 घटाना है, तो घटाना है तो बीच में माइनस का साइन भी लगाएंगे, ठीक है। अब 2 माइनस का साइन एक साथ आएगा तो ब्रैकेट देना पड़ेगा हमें। अब 2 माइनस का साइन एक साथ आता है तो माइनस और माइनस साइन अगर एक साथ आएगा तो दोनों गुना होगा और ये टकरा करके प्लस बन जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1/2। यहाँ तक ठीक है। अब 2 और 1/2 को जोड़े कैसे, तो 2 लिखने का मतलब ये 2/1 है, 2/1 है, ठीक है। अब 2/1 और 1/2 को कैसे जोड़ते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन देखिए, 2/1 और 1/2 को आप जोड़ोगे तो ये 2 को इस 1 के साथ गुना करिए, इसका एलसीएम लीजिए तो नीचे में 2 आ जाएगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और ये 1 को 1 से गुना करोगे क्रॉस तो आपका आ जाएगा 1, तो ये आ गया आपका 5/2।
समझ में आया 5/2 कैसे लिखा था? यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है, एक और फॉर्मूला है आपके पास। देखो एक फॉर्मूला तो n का था, एक पदों का योग का फॉर्मूला है, ठीक है। तो सम वाला फॉर्मूला अगले क्लास में करेंगे, अभी माइक बंद। ओके सर, ओके ओके ओके। ठीक है, तो इसमें डाउट है तो बताइए। नहीं सर।